दरअसल बड़ाइच का बड़ा हेवी चैनल है यार, मुझे अंदाज़ा नहीं था। um, so 9,77,000 subscribers, and he's very well known inside and outside Pakistan. शायद काफ़ी धीमी पर्सनालिटी है, इस वजह से पहले नहीं आया। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने, yeah, this Pak Afghan peace talks failed. I want you guys to watch it. पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान लिख कर दें कि वो टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि अफगान तालिबान कहते हैं कि पाकिस्तान आइंदा कोई भी अटैक अफगानिस्तान में ना करने का लिख कर। अच्छी खबर यह है कि दोनों एक मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं। बुरी खबर यह है कि मैकेनिज्म बन नहीं। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर अगर कोई मुल्क टेलीस्कोप लगा कर बैठा है तो वो चाइना है, क्योंकि उसके डायरेक्ट 3 मेजर इंटरेस्ट्स हैं। अफगान तालिबान ने तो अफगानिस्तान में चाइनीज पर हमला कर दिया है और गन पॉइंट पर इंजीनियर्स को गिरफ्तार करके ले गए। अफगान रजीम तरह कुल्हड़ पर बहन बनाना चाहती है, लेकिन क्या इंडिया इसके लिए $2 अरब देगा? जबकि तीसरा मुल्क देने को तैयार बैठा है। 5 साल पहले किए गए तमाम वादे पुराने हो चुके, दोनों के लिए बेमानी। ये जो चाइनीज इंजीनियर्स को उन्होंने गन पॉइंट पे अफगानों ने किए, दिस इज़ वेरी ऑड, क्योंकि चाइना तो लाइफ लाइन है यार अफगानिस्तान की। दे आर पोरिंग सो मच मनी इन अफगानिस्तान। अमेरिका की अफगानिस्तान से एक डिमांड है और अफगान तालिबान की भी इस वक्त अमेरिका से एक ही डिमांड। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वाहिद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड तुर्की में जारी है और आखिरी खबरें आने तक मुज़ाकरात में डेडलॉक है। अफगान तालिबान किसी एक्शनेबल मैकेनिज्म पर मुत्तफिक नहीं हो रहे। वो उसी पुरानी बात पर जोर दे रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्काम और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नताइज के जिम्मेदार वो नहीं होंगे। साथ में वो पाकिस्तान से गारंटी भी मांग रहे हैं लिखकर कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में किसी भी जगह एयर स्ट्राइक्स नहीं करेगा। जबकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगान हुकूमत अफगान तालिबान लिख कर दें कि वो टीटीपी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक पॉलिसी के तहत अब दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। और हाँ, ये भी पॉलिसी है कि अगर पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से कोई हमला हुआ और अफगान गवर्नमेंट ने एक्शन ना लिया तो पाकिस्तान उन जगहों पर एक्शन लेगा जहां से पाकिस्तान पर अटैक हुआ है, यानी स्ट्राइक्स करेगा। यहाँ पर डेडलॉक है। इस्तांबुल में तुर्किया में अब तक कम से कम 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और ऐसा लगता है कि अभी मजीद होंगी। Why इसी राउंड Turkey? में या फिर कुछ वक्फे के बाद होंगी। तुर्किया में इस वक्त जिस किस्म का डायलॉग हो रहा है वो 18 अक्टूबर के दोहा कतर के एग्रीमेंट से लिंक्ड नेक्स्ट लेवल का है, मतलब अगला मरहला है जिसमें एक्शंस तय होना है। 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में जो हुआ वो बस इतना था कि सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ और कुछ असूली बातें तय करने के बाद कतरी वजारत खारजा के सामने एक खुफिया डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हो गए। सितम यह है दोस्तों कि ये प्री एग्रीमेंट एक डेमोक्रेटिक स्टेट यानी पाकिस्तान ने किया, लेकिन इसे अभी अवाम के सामने नहीं लाया गया, जैसा कि सऊदी अरब से किए गए डिफेंस पैक्ट को भी अभी सामने नहीं लाया गया था। बस इतना हुआ है कि 19 अक्टूबर को कतरी दफ्तर खारजा ने अपने कौमी सुर्ख गुलाबी रंग में एक स्टेटमेंट जारी कर दी, जिसके 4 पैराग्राफ्स में 2 पॉइंट्स, 2 बातें बहुत वाज़ेह थी। एक ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बाहमी अमन के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है जिसकी सालसी और निगरानी ब्रादर ममालिक कतर और तुर्किया करेंगे। मतलब इनकी जजमेंटल पावर होगी कि किसने कहाँ मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया और गलती की है, लेकिन ये जजमेंट I like the fact he's pronouncing Turkey as Turkiya, which is the right pronunciation. भी वो प्राइवेट में ही पास करेंगे, अवाम के सामने नहीं। पहले दोनों पैराग्राफ्स की यही सेंस बनती है। दूसरी बात, कतर में ये तय हुई थी कि जिस मैकेनिज्म के बनाने पर इत्तेफाक हुआ है इसके एक्शनेबल पॉइंट्स तुर्की में इस्तांबुल में तय किए जाएंगे। यही तय करने के लिए दोस्तों अब इस्तांबुल तुर्किया में टफ डायलॉग्स हो रहे हैं।
बुनियादी नुकता जो ज़ेर बहस है वो ये है कि अगर पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा दहशतगर्दी का सानहा होता है जिसमें शक है कि सरहद पार से लोगों ने आकर किया है, तो दोनों ममालिक एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, जिसके बाद मालूमात के हिसाब से अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान फोर्सेस कार्रवाई करेंगी और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस कार्रवाई करेंगी। इस कार्रवाई को एक्शनेबल बनाया जाएगा और प्रोग्रेस चारों ममालिक से शेयर की जाएगी। तुर्की, कतर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान चारों प्रोग्रेस से आगाह होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि बस जुबानी बता दिया जाए कि हाँ हमने फलां जगह कार्रवाई कर दी है, बल्कि मॉडर्न दौर की तरह ऑडियो, वीडियो और जियो लोकेशंस शेयर की जाएंगी ताकि पायदार अमन की तरफ बढ़ा जा सके। अब मामला यूं है दोस्तों कि पाकिस्तान को तो इस पर कोई एतराज़ नहीं कि अगर अफगानिस्तान में कोई अटैक होता है, दहशतगर्दी का सानहा होता है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस की टिप्स पर अपने बॉर्डर एरियाज में कार्रवाई करेगा। लेकिन अफगान तालिबान इस पर एतराज़ कर रहे हैं। वो नहीं मान रहे कि अगर ऑफ टीटीपी कोर्स। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई करती है या उनसे मुंसलिक ग्रुप, तो वो इसके खिलाफ एक्शंस लेंगे, ये वो लिख कर नहीं दे रहे। फिर इसमें एक दूसरा मसला भी है साथी, वो ये कि ये जो मैकेनिज्म है ये भी तय नहीं हो पा रहा कि कैसे पता चलेगा कि हमले के पीछे असल में कौन सा ग्रुप है। क्या वही ग्रुप है जिसने जिम्मेदारी कबूल की है, या यूं है कि हमला तो टीटीपी ने करवाया है लेकिन जिम्मेदारी किसी फर्जी नाम से, किसी आरजी ग्रुप से कबूल करवा ली है। इस पर भी मुज़ाकरात में बहुत लेदे हो रही है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जिस पर बहुत ज़्यादा गर्मागर्म बहस हो रही है वो ये है कि जो मालूम दहशतगर्द सरगना लीडर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं और जो अब तक दर्जनों धमाकों और हमलों की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान में कबूल कर चुके हैं, इन्हें अफगानिस्तान किस तरह कंट्रोल करेगा। इनमें सर फहरिस्त हाफिज गुल बहादुर और टीटीपी के मुल्ला नूर वली महसूद हैं। इनकी और इनके फाइटर्स की वीडियोस महसूद कबीला जो है ना, ये भाई हर जगह आता है ऐसे। जहाँ पे भी कोई जंग, जदल, वायलेंस, लड़ाई, जहाँ पे भी हो रहा है, ये महसूद कबीला जो है ना बना दिया जाता है। पूरे पश्तून कंटिन्यू के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कबाइल जो बसते हैं उनमें से एक कबीला है ये। और इसका इफेक्ट जो है ना, ये लोग पता नहीं क्या है। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट देख रहा था, एक ब्रिटिश टाइम की ना पिक्चर्स थी। उन्होंने डिफरेंट ट्राइब्स की पिक्चर्स लिखे, उनके बारे में 1-2 लाइनर्स लिखे थे। फिर मसूद के बारे में लिखा हुआ था कि they have an unpleasant habit of fighting. It's just a habit. They just want to fight. They're always fighting. अफगानिस्तान के तूल अर्ज से आती रहती हैं। इनके अफगानिस्तान में ठिकाने होने पर अफगानिस्तान समेत कतर, तुर्किया, चीन और यहाँ तक कि अमेरिका को भी कोई शक नहीं। अगर अफगानिस्तान को ये तस्लीम नहीं है तो भी उसे एक नए किसी भी मैकेनिज्म पर इत्तफाक करना चाहिए ताकि वो अपना पॉइंट निगोशिएटर्स के सामने साबित कर सकें। फिलहाल आखिरी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन की दस्तियाबी तक अफगान तालिबान इस पॉइंट पर भी इत्तफाक नहीं कर रहे कि वो टीटीपी और उनसे मुंसलिक ऐसे ग्रुप हेड्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं या करवा रहे हैं। इस सिलसिले में अफगान तालिबान की सबसे मंतकी दलील अब तक ये रही है कि अगर कोई हमला पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुसल्ला ग्रुप करते हैं, हमलावर करते हैं और इस पर अफगानिस्तान से डायरेक्ट मदद का सबूत नहीं मिलता, तो अफगानिस्तान बरिज़िम्मा होगा। उनके मुताबिक यही हो रहा है, इसलिए अफगानिस्तान पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा क्यूरियस फेलोज, ये लॉजिक उस वक्त तो दुरुस्त है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की मुकम्मल एग्जीक्यूशन भी यहीं हुई हो, प्लानिंग वगैरह। लेकिन ये मंतक उस वक्त गलत हो जाती है जब इन हमलों की प्लानिंग हफ्तों पहले अफगानिस्तान में हुई हो, इस कार्रवाई के लिए फंड्स अफगानिस्तान में बैठे फाइनेंसर्स ने दुनिया भर से जमा किए हों या अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ही जमा किए हों, और हमलावरों ने ट्रेनिंग भी अफगानिस्तान के कैंप्स में ही। मंतक तो ये भी है ना कि यार उनके ऊपर अटैक्स जो हो रहे थे, ड्रोन और जो बेसिस थी, वो हम लोग दे रहे थे कितने अरसे से। सारी प्लानिंग यहाँ पे हो रही होती थी, उनको आग लगाने की, मारने की। हासिल की। अफसोस से कहना पड़ता है लोग कहाँ बदले छोड़ते हैं अपने। कि यही हो रहा है। मुल्ला नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर दोनों अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर्स बनाए बैठे हैं। वो अफगान तालिबान के रियासती तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के अंदर हमलों की प्लानिंग करते हैं, फंड्स जमा करते हैं,
जंगजुओं को तनख्वाहें फ्राहम करते हैं और कई बार हमलों की जिम्मेदारी भी अब तक कबूल कर चुके हैं। ये जंगजू वीडियोस जारी करते हैं और अपने दहशतगर्दों को जंगजुओं को हीरोज दिखाते हैं, और ये सब कुछ अफगानिस्तान का खुला सच है। अफगान तालिबान के खिलाफ ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, और पाकिस्तान तुर्की और कतर के साथ मिलकर चीन की हमायत से यही मनवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है कि अफगान तालिबान कम अज कम मालूम टेररिस्ट लीडर्स के खिलाफ तो एक्शन लें। मगर अफगान गवर्नमेंट आइडियोलॉजिकली इस एक्शन में बेबस नजर आती है, बल्कि प्रैक्टिकली भी बेबस है। बल्कि तारीख के कई वाकयात की तरह अफगान तालिबान भी वो गोरिल्ला फाइटर ग्रुप बन चुके हैं जो मैदान जंग में जीत कर भी स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की लड़ाई हार जाते हैं। अफगान तालिबान 25 साल पहले अपने मुल्क बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इसका मेन रीज़न जो है ना वो गोरों की बनाई हुई लकीरें हैं। अब अफगानिस्तान जो है, अफगान वर्ड है बेसिकली एथनिक पश्तून के लिए। आप बलूचिस्तान में जाएं तो बलूच पश्तूनों को पठान नहीं कहते, जो कि एक हिंदुस्तानियों का लफ्ज़ है। पश्तून आप कहना स्टार्ट किए, वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं अफ़गान। जो पर्शियन स्पीकिंग हज़ार है वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं पश्तूनियों के लिए अफ़गान। अफगानिस्तान के अंदर बड़ी ये तो मशहूर एक वो है काइट रनर, जो नॉवल प्लस मूवी है खालिद हुसैनी की, उसके अंदर वो पश्तून जो है उसके सामने आके कहता है कि भाई असल अफगान नास, तुम पता नहीं तुम हज़ारा हो तुम ये। तो ब्रिटिश ने जो है ना ऊपर से ताजिक लोगों का एक हिस्सा बॉर्डर चेंज करके नॉर्थ अफगानिस्तान में ले आए। थोड़ा सा आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तो तुर्कमेनिस्तान जो था उसका हिस्सा उठा के अफगानिस्तान में मिला दिया। तो ये ओवरऑल इलाका जो, फिर आप बिल्कुल साउथ में अगर आते हो ईरान की तरफ, तो ईरान का एक हिस्सा जहाँ पे पूरे उधर वो लोग भाई ईरानी ज़बान, शक्लें, त्यौहार, उठना बैठना, कपड़े ईरानी पर्शियन है, दारी से जो थोड़ी सी डिफरेंट है काफ़ी, वो वहाँ पे बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है वो। और फिर ये सारे लड़ाके हैं ना यार, ताजिक भी लड़ते रहे, तुर्कमन भी लड़ते रहे, तुर्क मंगोल तो हमेशा ही लड़ते रहे ना सेंट्रली में। तो पता नहीं क्या जेनेटिक कोई सीन है क्या। तो मसला जो है ना वो गोरों की बनाए हुए बॉर्डर्स हैं। अब कोई खींच के इस बात को यहाँ पे भी लेके आ सकता था। इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो कि ड्यूरन लाइन जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। यार मैं तो नहीं कह रहा ड्यूरल लाइन प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन खुद देख के हालात में जो बताओ कि वो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, शुरू से रही है या नहीं रही। को उसामा बिन लादेन के लिए, अलकायदा के लिए तबाह कर चुके हैं, करवा चुके हैं, और एक बार फिर अब टीटीपी के लिए तबाह करवाने पर तुल चुके हैं। इकोनॉमिकली एक ऐसी तंजीम की हमायत के लिए जो उस मुल्क पाकिस्तान पर मुसलसल हमले कर रही है, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हेल्थ पार्टनर है, जहाँ 40 साल से 40 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। कम अज़ कम अफगानिस्तान से बेहतर ज़िंदगी वो यहाँ गुजार रहे हैं। ये पंजाबी जो है ना अब यहाँ पे मुनाफिकत कर रहा थोड़ी सी। आ, वो भाई इधर पहुंचे पार्शली इसी वजह से थे कि हमें, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ने गलत किया, हर मुल्क ने अपना मफाद देखना होता है, लेकिन किस तरीके से साथ वालों को, गवंडी को अपने जला के ना, हमसाए को, ऐसी वो इसीलिए पहुंचे थे। उन महाजरीन के ऊपर पाकिस्तान पैसे कमाता रहा है, और वो महाजरीन यहाँ पे जैसे अभी पंजाब से लोग बाहर जाके अरब कंट्रीज में, साउथ पंजाब से स्पेशली भीख मांगते हैं ना, वो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहे थे। वो तो कूड़ा उठाने से लेके, कुबाड़ से लेके, पेशावर में आप जाओ तो बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे थे। तो वो इकोनॉमी को चोक नहीं कर रहे थे। ये थोड़ी सी ना इन लोगों की मुनाफिकत है। ये हमेशा ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं हमने बड़ा कुछ सुकून दे दिया इन लोगों को, और ये तो जंगली अपने जंगलों से निकल के जब आते हैं। और ये एक जनरल तासुर है, जब हम बोर्डिंग में होते थे तो पंजाबी भाई सराइकी था, which are more or less Punjabis, but they don't want to admit that they are Punjabis. खैर anyway, वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे। वो एक कासा कहते हैं, व्हाट वुड यू कॉल इट, एक बाउल, एक चांदी का बाउल था उसमें ना। तो उसने कहा कि यार आप इसमें खाना खाते हो या इसमें बर्फ बनाते हो। तो
द क्वेश्चन वाज सो वियर्ड कि हमने कहा यार व्हाट आर यू ट्राइंग। उसके जहन में ये था कि यार ये जंगली लोग हैं, ये तो इस तरह के जो स्टेबल भी नहीं है ना, आइस बनाने वाला नहीं होता बाउल, ये इसके अंदर जो है ना ये तो शायद खाना खाते होंगे। या गो फिगर। तो ये इन थोड़े से इन लोगों के अंदर ना, आप पाकिस्तान की आज़ादी के टाइम देखो ना, यहाँ से 410 से पेशावर से काबुल यूनिवर्सिटी जाते होते थे यार लोग। तो खैर ये थोड़ी सी मुनाफिकत है इनके अंदर। अफगान तालिबान बनज़र ग़ाहिर एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसमें ज़्यादातर वो मुसल्ह ग्रुप्स अक्सर फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, जिन्होंने किसी ताकतवर के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली होती है कुछ वक्त पहले। लिबिया इसकी एक ताज़ा मिसाल है कि जिन ग्रुप्स ने अमेरिका से मिलकर कर्नल कज़ाफ़ी की हुकूमत डिक्टेटर हुकूमत गिराई थी, वो आज भी एक फंक्शनिंग स्टेट नहीं बना पाए। उसके भी खैर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट यह सॉलिड एग्जांपल। मसला ही मेरे ख्याल से आजकल की दुनिया का ये है कि इनवैलिड बातों के साथ ना वैलिड बातें मिक्स की जाती हैं और वो मंजन बन जाता है फिर जो बेचा जाता है। क्यों सहमा? इससे पहले मंगोल हमलावरों के साथ ये हो चुका है। चे गुवेरा कामयाब गोरिल्ला था मगर नाकाम स्टेट्समैन साबित हुआ। फिर ज़्यादा दूर क्यों जाए? मंगोल हमला आवरों के साथ ये कभी नहीं हुआ भाई, उन्होंने चलाई हैं स्टेट्स। ये उनके मंगोल हमला आवरों के साथ कैसे हुआ यार, आखिरी मुगल एम्पायर मतलब चंगेज खान से लेके मुगल एम्पायर तक 900 साल कोई थे, 900 साल बनते हैं आई गेस। वो आगे मुगल एम्पायर तक अफगानिस्तान का इतना बड़ा पार्ट जो मुगल एम्पायर के अंडर था, और बाकी अफगानिस्तान में टेमरेट जो है प्रिंसेस चला रहे थे। एक तो लोगों को फर्क नहीं पता होता ना, मंगोल तुर्क और ये यार ये सारे एक ही, अल्ताई मंचू मंगोल तुर्क सब एक ही। ये भी इन चीज़ों को बस मुश्किल है इन लोगों के लिए समझना थोड़ा। खुद अफगान मुजाहिदीन ने 80 की 1980s में 80 की दहाई में सो कॉल्ड जिहाद के जरिए सोवियत रशिया को शिकस्त दी थी, लेकिन फातेह होने के बावजूद एक आज़ाद अफगान रियासत के इदारे नहीं बना सके। और 2001 में फिर मुनाफिकत कर रहे हैं ना यहाँ पे भाई। उसके बाद मुजाहिदीन पे हिकमत यार, मुजाहिदीन में से एक हिकमत यार साहब जो है, आपने सबको मिस करा के उनके सर पे हाथ रख दिया था। मुजाहिदीन का जो पूरा मैकेनिज्म आपने बनाया था, एथनिक तरीके से डिवाइड किया था, वो बनाए आपने ऐसा था कि भाई कल को हम इनको एक्सप्लॉइट कर सकें। मैं अगले की शलवार में से हजारबंद खींच रहा हूँ, मैं कहूँ यार ये पहन क्यों नहीं पा रहा हजारबंद, क्या प्रॉब्लम है यार, मतलब आई कैन नॉट फिगर इट आउट व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस गाय। खुद को गैरत के नाम पर फिर तबाह करवा लिया। खुदा ना करे ये कहानी दोबारा दोहराई जाए, मगर अफगान तालिबान का रवैया इसी इंजाम से हमें डरा रहा है। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ 20 साल जंग अफगान तालिबान ने टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर जैसे जंगजुओं के साथ मिलकर ही लड़ी थी। इसलिए नामुमकिन नजर आता है कि चीन, तुर्किया, कतर या पाकिस्तान के दबाव पर वो अपने नाम नहाद मेहमान मुजाहिदीन को सलाखों के पीछे फेंक देंगे या पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, या फिर Agreed. इन्हें ही पाबंद कर देंगे कि वो पाकिस्तानियों पर खुदकुश हमलों का थ्रिल छोड़ दें और कंधारी अनार या कालीन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। ये यार नो मैटर हाउ गुड अ धोती यू आर, हमेशा आप जैब, यू विल ऑलवेज टेक अ जैब एट खुरासानी पीपल इन जनरल, कंधारी अनार और कालीन। तुमने ये क्यों नहीं बोला कि यार वो दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स में उनकी ट्रेड स्टार्ट कर, मतलब अब कोई ये बात इस तरह से करते हैं ना कि इस पे उज़र अगर उठाया जाए तो अगले कहते हैं कि और उसने कोई गलत गलती नहीं की थी ना, अनार उसके बात करें, बट वी ऑल नो कि इनका एंगल क्या है, कंधारी अनार और कालीन बेचना स्टार्ट कर। चलो उन्होंने वही करना है जो वो अफगान तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ किया करते थे या सऊदी अमरीकी पाकिस्तानी मदद से सोवियत रशिया के खिलाफ कर चुके हैं। ये उनकी मजहबी आइडियोलॉजी है और अफगान तालिबान इससे 100% इत्तेफाक करते हैं। हाँ, बंदा पूछे ये मजहबी आइडियोलॉजी कहाँ से आई है। शुरू के अफगानिस्तान में काबुल में तो लड़कियां स्कर्ट्स पहन के फिर रही होती थी। ये मजहबी आइडियोलॉजी आई है खुमैनी की रेवोल्यूशन के बाद,
जिसके बाद जो आलम इस्लाम है वो हुमैनी को एक बड़े मोतबर तरीके से ट्रीट कर रहा था और इंस्पायर हो गए थे उससे, और जिसमें हमारे इस्लाम के जो ठेकेदार हैं उनको लगा कि यार ये तो हमारे से हाथ से जा रही है, क्या क्या शिट हो रही है। फिर सबको पता है कि वो कैसे क्रिएट किया गया था इस आइडियोलॉजी को। टीटीए अफगान तालिबान के अमीर मुर्शिद आम अखुंज़ादा मुल्ला अब्दुल्ला असूली तौर पर टीटीपी की इस आइडियोलॉजी के साथ हैं, इसके मुखालिफ थोड़ी हैं। अफगान तालिबान के कितने ही टॉप लीडर्स, जिनमें मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो कि इस वक्त वज़ीर दिफा हैं, वो भी इसी आइडियोलॉजी के साथ हैं। इनके वज़ीर तालीम और वज़ीर ख़ारजा से लेकर ना जाने कितने मेजर लेवल के अफ़गान तालिबान लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की कामयाबी, अफ़गानिस्तान की अमेरिका के ख़िलाफ़ जो लड़ने की तारीख़ और निज़ाम है, इस सारी तारीख़ को पाकिस्तान में दोहराया जाए। यानी यहाँ भी सो कॉल्ड मगरिब ज़दा हुकूमत गिरा कर वैसे ही मजहबी मुल्लाई रियासत बनाई जाए जैसी कि अफ़गानिस्तान में है, जो कि मुल्लाओं के फतवों पर चलती है। यही लोग मजहबी तौर पर वेस्टर्न सपोर्टेड अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ हमले करना जहाद समझते थे। टीटीपी इनके साथ थी, तो अब टीटीए किस मुंह से अपने इन्हीं टीटीपी साथियों को वही काम करने से रोकेंगे जो इनके साथ मिलकर सवाल। डिड ही जस्ट इम्प्लाई कि टीटीए वाले बड़े नमक हलाल है? किस मुंह से अब कहेंगे तुमने हमारा साथ दिया था, हम किस मुंह से अब तुम्हारा जो है तुम्हारे साथ अभी खिलाफ वर्जी करें? इसकी इम्प्लीकेशन तो यही है, इसका मतलब है जो उनका साथ देता है उनकी कोर में, उनके तुखम में ये है कि फिर वो उसका साथ देते हैं। आप समझकर वो 20 साल करते रहे। इसलिए दोस्तों, जब तक अफगान तालिबान काबुल के हुक्मरान हैं और मुल्ला अब्दुल्ला इनकी लीडरशिप में है, ऐसी तवक्को करना मुश्किल है कि वो पाकिस्तान से मुतल्लिक दहशतगर्दों को रोकने के लिए कोई सख्त इकदाम करेंगे। एक्चुअल रीज़न ये है भाई कि एक देखो, आप लोगों ने पहले मुजाहिदीन बनाए, ठीक है, मुजाहिदीन बनाए, एक्सट्रीमिस्ट को आप तक पावर में लेके आए अफगानिस्तान। तो जो नॉन एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो पढ़ा लिखा तबका था, उसको आपने खिलाफ कर लिया आपने, सही है। सबको पता था कि कोई मतलब ये छुपी हुई बात तो नहीं थी ना। ये अब कोई पंजाब के अंदर बैठा हुआ कोई पंजाबी जो है वो स्टोरियाँ सुन के यकीन कर लेते होते हैं कि इतने ये होता है तो इतने वो होता है, मछली के बाद दूध पी लो तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन उन लोगों के साथ तो लाइव हो रहा था ना, उन लोगों को सारा पता कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। तो आपने वो तबका अपने खिलाफ कर लिया। वो पहले से खिलाफ थे, वो पहले से भी एज अ होल इसलिए खिलाफ थे क्योंकि वो कहते थे कि यार लोगों की विल के अगेंस्ट यूनियन लाइन बनाई गई थी और उसको पक्का करके मुल्क बना लिए, क्या बकवास है। और फिर आप भी एक तरह से एक्सेप्ट करते थे, फाटा के अंदर अफगान खुले करते थे, कोई बाढ़ कोई कुछ नहीं थी, आप खुद भी एक्सेप्ट करते थे। ऐसा नहीं शुरू से हाँ एक ही हो गया, आप लोगों ने नहीं किया ना। खैर, तो आपने मॉडर्न तबका जो है, जो पढ़ा लिखा तबका, उसको खिलाफ कर लिया। फिर मुजाहिदीन में एक के सर पे हाथ रख लिया, बाकियों को खिलाफ कर लिया। फिर उन मुजाहिदीन को हराने वाला एक ग्रुप, पश्तून ग्रुप जो था, प्राइमरली पश्तून नेशनलिस्ट टाइप ग्रुप था, तालिबानों का, कंदहार से ओरिजिनेट किया, साउथ से, जो कि पश्तूनों का मरकज है, ओरिजिन ऑफ पश्तून है। आपने उसको भी डच करा के उसके उस पर रख दिया, तो उसके आपके खिलाफ है। फिर आपने उन तालिबानों के साथ जो गेम की वो सबको पता है। इधर से दोस्त भी बने हुए थे, उधर से पैसे भी ले रहे थे उनको मरवाने के। हम लोग ना कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, एथनिक लेवल पे हो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट किए बगैर आगे जाना इम्पॉसिबल है। ऐसे फुदू फुदू बनते रहेंगे फिर आप। फिर इसमें एक नेशनल एंगल भी आपको मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। वो ये कि ये लोग 2600 किलोमीटर के पाक अफगान बॉर्डर को मुकम्मल मुस्तकिल सरहद नहीं मानते। वो दिस तूरखौल इज से लेजिट, भटक ये सही लेजिट घाटी बात को कह रहे हैं। अपना हिस्सा बताते हैं और इन इलाकों में अपने हामी जंगजुओं की मौजूदगी इनके ख्याल में एक स्ट्रेटजिक डेप्थ के तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं।
अगर ये ऐसे ही है। स्ट्रेटजिक डेप्थ अफगान तालिबान के ख्याल में चली जाती है तो उनके पास कोई दूसरी ताकतवर लेवरेज नहीं बचती जिससे वो पाकिस्तान को अपनी मर्जी की कंडीशंस पर मजबूर कर सकें, अपनी मर्जी की एग्रीड, कंसेशंस लेने पर मजबूर कर सकें। एग्रीड। बल्कि कई इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की नज़र में अफगान तालिबान टीटीपी और बीएलए की मौजूदगी को चीन पर भी एक लेवरेज समझते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरीके से। क्योंकि अगर वो चीन को एंगेज रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पर, चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमला करने वालों को भी उनके ख्याल में ज़िंदा रखना लाजमी है, वरना चीन से क्या करने का वादा करके वो फ़ायदे ले सकते हैं। यही करने का ना कि वो चीन के खिलाफ हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यही कहकर वो चीन से ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ओवर द बोर्ड है, मैं इसे ज़्यादा नंबर ये बात इससे किससे पाकिस्तानियों के बारे में क्या अफगानिस्तानियों के बारे में की? क्योंकि ये तो दोनों पे लागू होती है। दोनों इस बहाने से कमाई कर सकते हैं। नज़र जरूर रखना चाहिए। वो ये कि ये लोग 2600 किलोमीटर के पाक अफगान बॉर्डर को मुकम्मल मुस्सा बताते हैं और इन इलाकों में पर जिंदा रखना चाहते हैं। अभी इनके ख्याल में एक स्ट्रेटजिक डेप्थ के तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। अगर ये स्ट्रेटजिक डेप्थ अफगान तालिबान के ख्याल में चली जाती है तो उनके पास कोई दूसरी ताकतवर लेवरेज नहीं बचती जिससे वो पाकिस्तान को अपनी मर्जी की कंडीशंस पर मजबूर कर सकें, अपनी मर्जी की कंसेशंस लेने पर मजबूर कर सकें। बल्कि कई इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की नज़र में अफगान तालिबान टीटीपी और बीएलए की मौजूदगी को चीन पर भी एक लेवरेज समझते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरीके से। क्योंकि अगर वो ये अभी ठीक है, ये अफगान एंगल से कह रहे हैं वही, लेकिन आपके लोकल बहुत सारे कह रहे हैं कि यही काम आप खुद चीनियों के साथ कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता कि एक पूरा सूबा बलूचिस्तान की बात हो जिसकी आबादी लाहौर से कम है, शायद अब लाहौर जितनी हो गई होगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन आई एम डेड श्योर कुछ सालों पहले तक लाहौर एक शहर पंजाब के से कम थी, और उसका रकबा जो है वो पाकिस्तान के सूबों में से सबसे ज़्यादा है, 1/3 ऑफ पाकिस्तान है। चलो ठीक है, टेरेन सख्त है, कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ है, लेकिन यार इतने लेवल तक वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। आप फिर इसी तरह की मिली जुली बातें गली बदलसानी भी कर रहे हैं कि भाई हमें लड़ाया जा रहा है। फिर रिसेंटली उनका एक सुन्नी जो मुल्ला है उसके ऊपर अटैक हुआ आलिम पे, तो उन लोगों ने तो ये बातें नहीं की कि यार ये शिव ने देखो क्या कहते, उन्होंने तो सीधा सीधा भाई आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है हर, अगर जीबीएन आपके अकाउंट में, तो उन्होंने ये कहा भाई जो हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपकी चालबाजी समझ गए, हम नहीं करेंगे। ये बड़ा इत्तेफाक की बात है कि जहाँ जहाँ माइनिंग पोटेंशियल है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही, तो यही मंतक जो है फैसल वड़ैच साहब की, या फैसल वड़ैच साहब ने जहाँ से भी ली है वो तो फिर पाकिस्तानियों पे भी लोग फिट कर सकते हैं, हमारे पे भी फिट कर सकते हैं। चीन को एंगेज रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पर, चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमला करने वालों को भी उनके ख्याल में जिंदा रखना लाजमी है, वरना चीन से क्या करने का वादा करके वो फ़ायदे ले सकते हैं। यही करने का ना कि वो चीन के खिलाफ हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यही कहकर वो चीन से ज़्यादा फायदे ले सकते हैं। बट आई ये वुडंट बी point of view सरप्राइज्ड, थोड़ा आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर अफगान पक्की ये पॉलिसी कर रहे हैं, तो वो भी जाहिल खूनख्वार, मतलब जाहिल। अब करंट स्टेट पे कैसे बनी है स्टेट उसको छोड़, जाहिल है ना। आधी पॉपुलेशन, अब हर ह्यूमन पॉपुलेशन सेट के अंदर, सबसेट के अंदर ना तकरीबन 50% फीमेल होती है, तुमने 50% पॉपुलेशन का पाँच कर दिया एक तरीके से पिछले पश्तून इलाकों में। हज़ारा इलाकों में पढ़ रही हैं औरतें, हिरात शरात में घूम फिर रही हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में भी काम कर रही हैं, होटल्स में भी कर रही हैं, जो कि अभी लोगों का मुंह खुलेगा, हाँ कैसी कैंज हो सकता है, नहीं ऐसा हो रहा है, इतना भी नहीं है। ये जो अभी रिसेंटली कुछ टूरिस्ट गए हुए थे गोरे जिनको टेरी डोज का है, उसकी गाइड, उसकी टूर गाइड जो थी वो औरत थी, लड़की थी, उसके साथ कर रही थी। ऐसा नहीं है, लेकिन पश्तून इलाकों में एटलीस्ट चलो कम अज कम अफगानिस्तान की 30-35% जो आबादी है ना, उसको तो आपने खुद ही गटर में बहा दिया कि यार। और कौन सा इस्लाम है वो वाला इस्लाम तो नहीं है जो प्रॉफिट में नजर आता था जब वो हज़रत खतीजा के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ काम कर रहे हैं। हज़रत खतीजा यूज्ड टू
ride camels, horses. She was a trader. She was a wealthy businesswoman. पता नहीं कौन सा इस्लाम है जिधर इनको कल्चर सूट करता है इनकी ईगो को। मर्दों में ना एक मसला मेल जेंडर के अंदर, औरतों के अपने मसाइल है, मेल जेंडर का एक जो मसला था वो ये कि जहाँ इनको इस्लाम सूट करता है वहाँ इस्लाम लागू करते हैं, जहाँ इनको ईगो कल्चर सूट करता है वहाँ पे कल्चर लागू करते हैं। तो खैर ओवर द बोर्ड है, मैं इसे ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, लेकिन इसे खारिज इम्कान भी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपको पॉसिबल है। अफगानिस्तान को डेस्परेटली जिस स्टेबल इकोनॉमी की ज़रूरत है वो पैदा ही नहीं हो सकती जब तक कि गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ना आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ना आए, जो कि नहीं आ रही। चंद मिलियंस की इंसानी इमदाद से ज़्यादा कोई भी मुल्क देने को फिलहाल ऐसा नहीं है यार, किसने कहा नहीं है? आई माइट बी रॉन्ग, लेट मी चेक। अफगानिस्तान के अंदर तो चाइना के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं। उनकी जिंक की ट्रेड जो है, जिंक ऑक्साइड एक बहुत बड़ी माइन है वहाँ पे, एक ही माइन है जहाँ तक मैंने सुना। निकल रहा और चाइना उठा के लेके जा रहा है। 2 मिनट, ये कैसे हो सकता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा कुछ और नहीं आ रहा वहाँ? चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, एक वो मशहूर इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। हाँ, ये अप्रैल की ऑफर है इनको, $10 बिलियन लिथियम, जिसको जो अभी निगोशिएट कर रहे हैं तालिबान को, कह रहे हैं वो $10 बिलियन कुछ भी नहीं, $1 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। मुराद साहब जो है ना वो, खैर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, इन्होंने शायद चीज़ें रिसर्च में की हैं। तैयार नहीं। ये ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसी वक्त आएगी जब अफगान तालिबान अपनी आधी आबादी को तालीम देना कबूल करेंगे। नहीं, ये फिर इनका प्रोपेगेंडा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। उनको फीमेल्स, वो गलत है ये कि फीमेल्स को आप इस तरह से रखो जिस तरह से उन्होंने रखा है, या जो उनकी फीमेल पॉलिसी। बट चाइना ने तो यही नहीं कहा कि बात सुनो, जब तक कि आपकी लड़कियां जो है ना ये पढ़ना स्टार्ट नहीं होंगी ना, हम आपको पैसे नहीं देंगे। वो उनके चाइनीज के मुंह खुले होते हैं यार। चाइनीज के साथ मैंने काम किया, इतनी भूखी कौम है, इतनी सफाक कौम है, किबला चेंज करने वाली कौम है। याजूज माजूज लगते हैं ये तो कभी कभी। मुझे तो ये लगता है सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए चीनी है। ये बड़े सटल दीमक के तरीके से खाएंगे। आप माइनिंग सेक्टर देखो ना पाकिस्तान में, कैसे उन्होंने grabbed you by the walls। तो उनको क्या है, वो औरतें मर रही हैं या क्या हो रही हैं, वो तो पैसे देने को तैयार है। $10 बिलियन ऑफर किया हुआ यार, वो निगोशिएशन चल रही है उनकी। फिर ये तब होगा जब वो कोई मुतफ़िक़ा आइन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, ऐसा आइन, ऐसा सेटअप जिसे दुनिया देख और समझ ले कि अफ़गान तालिबान अब एक गुरिल्ला ग्रुप से बढ़कर स्टेट्समैन की पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन चाइना, अगर चाइना को ये चीज़ें चाहिए होती तो चाइना कितने सालों से अफगानिस्तान में घुसा हुआ है। यूएस गया है उसके मेरे ख्याल से 2-2.5 साल बाद घुस गया था, जल्दी घुस गया था उससे। काबुल भरा पड़ा है चीनियों से। ये खैर, मगर ऐसा तो होता किसी को नज़र नहीं आ रहा। सो कोई गैर मुल्की बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कहीं क्यों करेगा काबुल में? ऐसे में दोस्तों चीन ही वो कर रहे हैं भाई, जिससे अफगान तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद रख सकते हैं। बल्कि आपको सच बताएं तो 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं अफगान एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी चाइनीज़ ही कर रहे थे। तो भाई चाइना भी ठीक है, ओके फाइन, मे बी आई वाज जल्दबाज इन पासिंग माय कमेंट, बट चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या? हर रोज़ 12,000 बैरल ऑयल्स भी अफगानिस्तान की ज़मीन से यही लोग निकाल कर प्रोड्यूस कर रहे थे, मगर अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस एहलकारों ने चाइनीज़ इंजीनियर्स को टॉर्चर किया, यहाँ जाकर इन्हें गन पॉइंट पर डिटेन किया, गिरफ्तार किया और काबुल में लाकर बंद कर दिया और शहर छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। चीन से इन्हें दरअसल कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड शिकायत थी, कुछ डिलेज थे, मगर चीन पर दबाव के लिए इन्होंने वायलेंस को इस्तेमाल किया। देखो ये लोग जो है ना, अभी वड़ैच साहब जो है ना, वड़ैच साहब को यही नहीं पता कि
चीनियों ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए, भागे दौड़े करवा के, जगह एक्सप्लोर करवा के, इतने बड़े बड़े पाकिस्तानियों ने भी किए हैं। ऐसी बात है, पाकिस्तान खैर वो तो मैं आपको ना भी बताऊं तो आपको पता होगा कि जहाँ पाकिस्तानियों ने कुछ किया है वहां पे फ्रॉड भी किया होगा, कुछ भी किया, अनफॉर्चुनेटली, ashamed, we just accept it as a reality। बट खैर चीनियों ने भी बहुत किए यार। मतलब ये एंगल आप क्यों नहीं कर रहे हो कि ये नॉलेज आपके पास जब नहीं है कि चीनियों का बिजनेस। भाई जो रोगन पॉडकास्ट के अंदर एक अमेरिकन बिजनेसमैन बैठा हुआ है, उसने बताया कि चीनी इस लिमिट तक धोखेबाज है कि एक डील को साइन करने हम वहां गए और उसके अंदर उन्होंने नंबर्स एंड पॉइंट पे चेंज किए हुए थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उस प्रेशर और सारी चीज़ों के अंदर उसको कर देंगे, एंड व्हेन वी रिजेक्टेड तो पीछे आगे नहीं अच्छा खैर वो इट वाज अ मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट। अब जो मुझे सुन रहा है वो कह रहा होगा यार ये कितनी हवाई फायर मार रहा है। यूट्यूब कर लो यार, यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियो, खुद से नहीं बना रहा। तो चीनियों ने भी, आई वुडंट बी सरप्राइज, चीनी चेक करते हैं। अभी रोड के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, बड़ी मशहूर हुई थी ये वीडियोस। कुछ चाइनीज यार पाकिस्तानी पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए थे, जो वहाँ पे इंजीनियर्स लोग काम कर रहे थे उनके साथ चढ़ाई इन्होंने कर ली थी। तो वो आपको टेस्ट करते रहते हैं लाजमी। मतलब अगर मैं एक बैकग्राउंड नॉलेज से बोलूं तो 90% चांस ये है कि चीनियों ने इनको चेक किया होगा, जरा मिर्च लगाते हैं कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा पटाखा मारता है, उन्होंने पटाखा मारा होगा। मेजोरिटी चांस है, हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये जाहिल जो है, जो खुद लौंडेबाजियां करते रहे हैं और दुनिया को इस्लाम सिखाने निकले हैं, कि इन जाहिलों ने औकात से बड़ा छलांग मार दिया। और जब आप एक ही साइड को एंटरटेन करते हो ना, वो हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो ना, आप एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। वड़ैच साहब, इंजीनियर्स पर हमले किए, जिस पर चीन ने ये ऑयल डील जो थी इसको कैंसिल कर दिया और कहा कि अफगान तालिबान के बिजनेस करने के तरीके बदमाशों वाले हैं, डाकुओं वाले हैं, डॉन्स वाले हैं। ये खबर ट्विटर पर भी छाई रही और कई इंटरनेशनल अखबारात में भी छपी। शायद इसी खबर को सामने रखते हुए कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान उन ग्रुप्स को, उन दहशतगर्द ग्रुप्स को भी मुकम्मल तौर पर खोना नहीं चाहता जो पाकिस्तान में या इस खित्ते में चाइनीज इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे एक बात है, इस बंदे का बताने का चीज़ों को स्टाइल बड़ा कन्विंसिंग और प्यार वाला और बड़ा धीमी सूदिंग से इसकी आवाज़ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट। मतलब इस तरह से ना आप गलत बात भी करो तो लोग मान लें। बिल्कुल वैसे ही कहानी लगती है, उससे मिलती जुलती लगती है जो अफगानों ने अंग्रेज़ों के साथ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के दौरान किया था। दरअसल काबुल के सरदारों ने किया था। हुआ ये था, ऐसी ही कहानी लगती है, उससे वेट अ मिलती जुलती मिनट, लगती है जो अफगानों ने होना किस नहीं चीज़ को चाहता मिला रहा है? है कि अफगान तालिबान अखबारात में भी छपी। शायद इसी खबर को सामने रखते हुए कहा जा रहा ये जो जिसको बदमाशी कह रहे हैं इनकी, उसको मिला रहा है ब्रिटिश टाइम्स की किसी हरकत से। इंटरेस्टिंग है कि अफगान तालिबान उन ग्रुप्स को, उन दहशतगर्द ग्रुप्स को भी मुकम्मल तौर पर खोना नहीं चाहता जो पाकिस्तान में या इस खित्ते में चाइनीज़ इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कहानी लगती है, उससे मिलती जुलती लगती है जो अफगानों ने अंग्रेज़ों के साथ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के दौरान किया था। दरअसल काबुल के सरदारों ने किया था। हुआ ये था कि बरतानिया ने काबुल में अपनी फ़ौज तैनात की थी, लेकिन इसकी सप्लाई लाइन जो जलालाबाद से मुझे यहीं से लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है। काबुल के सरदारों ने किया तो भाई वो जो गुरेला अटैक्स थे वो तो एक कॉमन अफगान तक करते रहे। इधर आपके खैबर पास के अंदर अफरीदी जो है ये तक करते हैं। काबुल के सरदारों ने किधर किया था भाई? उस टाइम कोई टेलीफोन, कोई उनके पास कुछ था तो नहीं कि उन्होंने कह दिया कि बॉयज गेट रेडी एंड डू। लेकिन चलो, हो सकता है कि स्टार्ट उन्होंने किया तो इसने कह दिया कि भाई उन्होंने किया था। काबुल आया करती थी। इसे महफूज बनाने के लिए काबुल के सरदारों को सालाना 6,000 पाउंड्स देने का मुआहदा किया गया। That's इस true. वायदे की वजह से अंग्रेजों की सप्लाई लाइन तकरीबन 2 साल तक महफूज रही।
मगर फिर माली मुश्किलात की वजह से हुकूमत बरतानिया ने ये 6,000 पाउंड की रकम आधी करके 3,000 पाउंड काटी, यानी माली प्रॉब्लम्स की वजह से क्यूट ब्रिटिश पीपल उन्होंने इसको आधा कर दिया। They were like हमारे पैसे नहीं बनने। ओ भाई, मतलब जहाँ तुमने अंग्रेज को बाप बनाना होता है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, वहाँ तुम अपने अंग्रेज को बाप बना लेते। फाइनेंशियल डिस्प्यूट आ गया। जब अफगान सरदारों को बताया गया कि उनके साथ जिस रकम का वादा किया गया था वो आधी कर दी गई है, तो वो आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कुरान पाक पर आपे से बाहर हो गए। कि वो इन धोखेबाज फरंगियों से इंतकाम लेंगे। इसके बाद काबुल में तैनात बरतानवी फौज और उनकी फैमिलीज पर हमले शुरू हो गए। इन हमलों वेट, ये पंजाबी बहुत मुनाफिकत कर। अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों को क्या मसला होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि ये लोग अपनी इज्जत की वजह से लड़ते होते हैं। आज मुशर्रफ भुगटी शो डाउन था, वो ये कहते हैं कि जी भुगटियां ने ते अटैक कर देता सी और फाड़ देता सी पाइपलाइन को, जबकि रफ्तार चैनल से लेके बहुत सारे इंटरनेशनल जिन्होंने कवरेज की, उन सब ने ये बताया है कि बोन ऑफ कंटेंशन थी एक औरत के साथ डेरा भुगटी के अंदर। एक औरत इंजीनियर थी, उसके साथ रेप हुआ था और उन्होंने कहा कि भुगटी सॉइल पे हुआ तो हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो है ना बदला करें। वो भी मैं कोई उसका कोई फैन नहीं हूँ। वो कह रहे थे मर्द को कि यार कोयलों पे चलो, अगर तुम्हारे फॉर्म जल गए तो तुम गुनहगार हो, अगर बच गए तो तुम नहीं है। तो ये विच इज डम्बैसरी 2.0। वहां से मसाइल स्टार्ट हुए थे। तो मुझे नहीं पता कि पंजाबिस्तानी लोगों को ये चीज़ें एक्सेप्ट करने वाला नहीं यार इंज थोड़ी होता है, ये ते अपनी कुड़ियां भी बेचते हैं, विच बाय द वे इज अ ट्रेडिशन जिसमें पैसे लेते होते थे और उस पैसों के खैर मुख्तलिफ हुए हैं। एक ये रूट भी है कि भाई उस पैसों के डाउरी होती थी जो मेल की तरफ से एक गिफ्ट्स, और डाउरी जो है वो औरत और उसकी फैमिली को दी जाती थी। अब जाहिर सी बात है इस्लाम में डाउरी जो है वो औरत के लिए, फैमिली के लिए कोई डाउरी नहीं है। देखिए एक प्री इस्लामिक कल्चर है, जैसे आपको पंजाब सिंध के अंदर हिंदू कल्चर मिलेगा प्री इस्लामिक, जिसमें औरत जहेज लेके आ रही होती है, जहेज के जो हिंदू कल्चर है। तो खैर बात यह है कि सिमिलर समथिंग हैपेंड इन काबुल, जहाँ पे मैं ये नहीं कह रही 100% ट्रू है, लेकिन जब आप पूरी इस चीज को स्किप कर देते हो ना, जो इतना एक मशहूर वाक्य है जो कि इंटरनेशनली जो है जो अंग्रेज खुद लिख रहा है अपनी किताबों के अंदर कि इल्जाम लगाया गया था ऐसा, ठीक है, वो तक ये बात कर रहा है। आप उसको स्किप करके कह रहे हो कि नहीं जी पैसे उन्हें आधे कर देते थे तो हम तो बड़ा अच्छा आपको पता चला कि यार ये ना वही इनका जो है ना पिक्चर बिल्डिंग है कल पंजाबिस्तानियों की कि यार ये तो पैसों के पीछे कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, विच इज ट्रू, विच इज नॉट अनट्रू। बड़ा यहूदी माइंडसेट पैसों के मामले में। बट मुनाफिकत ये है कि आप ये मिस करवा रहे हो कि उस टाइम जो ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ था वो एक कप्तान था, एक कैप्टन था जिसने एक पश्तून औरत को बाजार में हरास किया था, मसला बना। अब वो अपनी औरतों को राजी होकर पैसे लेके शादी करवा दें वो चल होते हैं, इसमें आगे वो मीसने होते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। खानुजई में शराना में बलूचिस्तान के अंदर एक वो है जहाँ पे एप्पल के बागात बहुत ज़्यादा हैं। एफएससी के बाद का मेरा टाइम है वहाँ पे पेटी करना कहते हैं, बेसिकली पेटियाँ में कीलें लगा रहे होते हैं सेब की। उसमें मुझे दुनिया के हर काम करने का मज़ा आता होता था जिसमें कोई फिजिकल एग्जर्शन हो, तो वो मैं कर रहा था। और वहाँ पे एक कंदहारी था, मजदूर थे ना, और they always have this homo vibe to them. I wouldn't disagree with anyone saying कि साउथ के कंधारी स्पेशली पश्तूनों के अंदर एक होमो वाइब है। ये भी हो सकता है कि उनका उठने बैठने का तरीका, मिलने का तरीका ऐसा है कि मेरे जैसा कोई बंदा जो पंजाब में बड़ा हुआ है उसको वो मायूब लग रहा हो।
वियर्ड लग रहा हो। कल्चरल क्लैश तो है ना, अभी कोयटा से लाहौर आओ दुनिया चेंज हो जाती है, कोयटा से कंधार जाओ कुछ भी चेंज नहीं होता। एनीवे, तो वो मेरे से बात कर रहा था, तो मुझे पंजाब में रह रहे की आदत हुई थी गालियों की। और मैंने पहले उसके मुंह पे पुश किया कि तो वो थोड़ा सा डार्क स्किन था ना, तो डार्क स्किन होना आपको पता है, आई डोंट वांट टू, आई यूज्ड टू से दिस, तो मोर हो पे आ गया, मैं बहन माँ पे आ गया। उसको जो स्लैप करके वो किया था ना, उस पर उतना गुस्सा नहीं हुआ, दूर खड़ा रही हूँ करके देखने लग गया कि सॉरी आपको मेरी बात बुरी लगी। जब मैंने ये बात की ना, दैट गाय वाज ग्राइंडिंग टीथ एंड द स्टेयर, हिज स्टेयर वाज सो इंटिमिडेटिंग कि तुमने ये बात कैसे कर दी। उसका भाई छोटा जो कि लड़की लगता था बिल्कुल, आई हेट टू से दिस बट आई समटाइम्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये बच्चाबाजी क्यों करते हैं। वेरी फेमिनिन प्रिटी किस्म का लड़का, जो कि सारे उसको जो है ना इस तरह से कर, वो बंदा भी जो है ना क्रश कर रहा था, उसने हाथ में हथौड़ी पकड़ी हुई थी एंड आई कुड सी ही वाज रेडी टू किल मी विद इट। और अब मुझे शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इन दोनों भाइयों की। एक दो मेरे ख्याल से बहनों की शादी इसी तरह हुई थी किसी लोकल उधर खान से ही में, किसी से पैसे शैसे दिए थे अच्छे खासे उन लोगों ने उनको। लेकिन जब गाली और ये आई ना, तो वो फिर बात उसने छोड़ी नहीं। वो तकरीबन कोई 1 साल तक आप समझ लो वो मौका ढूंढेगा, फिर रहे बाग में से कंधा मार के जाएगा, मसला क्रिएट करेगा। खाना सब खा रहे हैं, उनकी ड्यूटी होती थी क्योंकि मेरे दोस्त के बागात थे, ये मजदूर थे, नहीं ला के वो जो है वो नहीं ला के रखेगा, रोटियां कब बनाएगा। और इस लिमिट तक बात हो गई थी कि उन्होंने मुझे कहा कि यार हम यहाँ ना हो तो आप यहाँ पे ना ठहर, दे माइट अटैक यू फेटली, इंजर यू और चले जाए। तो ये उनकी एक चीज है जो इधर लोगों को समझ नहीं आती। यहाँ पे एक वो फैसलाबादी पता नहीं किस पंजाबी फैमिली का वाकया हुआ था, जो मरी गए थे और अटैक किया था मरी वालों ने, वो औरतों के भी कुछ कपड़े फट गए थे, तो उन्होंने रो के हई हुई करके फिर उसे मर्द भाग गए वहां से, हई हुई करके वो वापस आए फिर। लेकिन ये इन लोगों का कैरेक्टर ये है कि ये मतलब नीसनों की तरह ना उस चीज को दिल में रखते हैं और नहीं बख्शते, नहीं छोड़ते, शुरू हो जाते हैं। तो ये बात कह देना कि नहीं जी वो अधी कर देती उन्होंने पेमेंट, तो उन्होंने लगा कि यार ये तो पैसे साढ़े कम हो रहे हैं, तो हूँ असी लड़सा, ऐसा नहीं था। वो एक उनको अफगानिस्तान में फौजें घुस तो आराम से जाती है ना, ये तो फिर बाद में जो करते हैं वो आपको पता। तो वो यही हुआ था, रिजेंटमेंट थी, हेट करते थे फिरंगियों को, चुप करके देख रहे थे इनको। फिर उन्होंने अपनी हर काबिज जो फौज होती है, सीना तान फौज जो होती है, वो करती है मस्तियां करने की कोशिश उन्होंने जब स्टार्ट की, जिसमें एक मस्ती 6,000 से 3,000 पाउंड वाली थी, बट ब्रेकिंग पॉइंट वो फीमेल हरासमेंट थी, जिसके बाद जो है इन लोगों ने डंडा स्टार्ट किया, एक अटैक मारना करते करते फिर वो ना इनका एक डोमिनो इफेक्ट होता है, सबके अंदर एक कलेक्टिव गुस्सा, दांत पीसने वाला, दांत क्रश कर रहे होते हैं उनके अंदर होता है। आपको कलर्ड स्पार्कलिंग खौफनाक आई से देख रहे होते हैं, एंड समवेयर समहाउ वन पर्सन स्ट्राइक्स, और वो पैसे पैसे पे बहुत कम होता है। वो गाली किसी ऐसी चीज भी जिन पे इनको लगता है कि यार ये हमें इन्होंने इंसल्ट कर दिया हमारे उसको, समवन स्ट्राइक्स, और फिर वो क्या एक चेन रिएक्शन, एक डोमिनो इफेक्ट, कैपिलरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। ये अफगानों का टिपिकल स्टाइल है जो रहा है। तो वड़ैच साहब ने जो है ना इधर वही वाला काम किया जो कि लोग करते होते हैं पंजाब साइड से जब भी इधर के लोगों को डिफाइन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है यार, और भी बहुत रीजन है, गो रिसर्च, लुक इट अप। की वजह से अंग्रेजों को काबुल छोड़ना पड़ा।
इनकी पूरी फौज जलालाबाद जाते हुए रास्ते में सर्द मौसम और अफगान जंगजुओं के हमलों का शिकार होकर तबाह हो गई। 16,000 लोग अफगान हमलावरों ने कत्ल कर दिए। यानी एक या बिजनेस और डिप्लोमेटिक मामले को वायलेंस से हल करने की कोशिश की गई, दबाव डालने के लिए कत्ल और गारत को इस्तेमाल किया गया। बोंगी मारा, कुछ वही इंटरनेशनल बोंगी कंटिन्यू एक्सपर्ट्स को कर रहा है। शक है कि अफगान तालिबान चीन और पाकिस्तान के साथ भी यही कर रहे हैं कि डिस्प्यूट्स को वायलेंस के जरिए हल करना चाहते हैं, दबाव डालकर। मतलब पूरा तुमने कंक्लूजन भी बना दिया प्रेमाइस के ऊपर। तुम्हारा प्रेमाइस ही ठीक नहीं। तुम्हारे प्रेमाइस में बहुत चीजें मिसिंग है। तुम्हारे प्रेमाइस में वो 1000 फिक्शंस मिसिंग है जो अफगानों को महसूस हो रही थी। ऊपर वाले बेशक फिरंगियों का साथ दे भी रहे, उनको महसूस हो रही थी यार ये हद है, अब ये हद है, ये हद है। और अबे यार ऐन मुमकिन है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो और अफगान तालिबान माजी से सीख कर आगे बढ़ चुके हैं। अब देखें ना, बज़ाहिर तो ऐसा करना अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को कोलैप्स कर देगा, जो कि वो लॉजिकली हरगिज़ नहीं चाहते होंगे। चीन अगस्त में ऑयल डील को नाकाम करने के बाद इससे निकल जाने के बावजूद आज भी काबुल के साथ इन्वेस्टमेंट की सबसे हकीकी, करीबी और काबिल अमल ऑप्शंस रख रहा है। बीजिंग मिनरल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर तुम मेरी लिखवा के रख लो, चाइना कभी वहां से नहीं निकलेगा। हर डील होगी। बस ये कि चाइना नीचड़ तरीके से डीलें करता है, और ये मोहतरम जो भी गला कर रहे हैं कि उन्होंने ते इंजीनियर में चुक लिया और ते इंज हो गया, दैट्स नॉट ट्रू। बड़ा वो करेंगे चाइनीज, वी टॉकिंग अबाउट चाइनीज। टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस और हेल्थ में सरमायाकारी करने को तैयार है। इसकी कंपनीज काबुल के चक्कर लगा रही हैं। साफ जाहिर है चीन किसी भी जल्दबाजी या जज्बातीपन में अफगानिस्तान या अफगान तालिबान को मुकम्मल तौर पर खोना नहीं चाहता। आखिर उसके हमसाए हैं, लेकिन इसके लिए अफगान तालिबान को भी अपना माइंडसेट और तर्ज अमल तब्दील करना होगा। ताकत और वायलेंस को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना छोड़ना होगा, बल्कि पाकिस्तान और चीन के साथ ऐसा ताउन मुस्तकिल रखना होगा जिसमें दहशतगर्द ग्रुप्स को किसी सूरत दोबारा मुनज़्ज़म होने की जगह ना मिले और ना वो दहशतगर्दी के वाक़यात को पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान ताल्लुकात ख़राब करने के लिए इस्तेमाल कर सके। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि अगरचे चीन फ़िलहाल कतर और तुर्किया में होने वाले पाक अफगान मुआहदों का पार्टनर नहीं है, मगर जितनी बड़ी माइक्रोस्कोप चीन ने इन डायलॉग पर लगा रखी है और जितना कंसर्न चाइना का है, उतना शायद कतर और तुर्किया का भी डायरेक्टली ना हो। आखिर अफगानिस्तान चीन का डायरेक्ट हमसाया है और पाकिस्तान में उसके अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स पाक अफगान पीस डील से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इन 3 पॉइंट्स यानी मुस्तकिल ताउन, टीटीपी लीडर्स की गिरफ्तारी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद चौथा पॉइंट जिस पर इत्तेफाक पाकिस्तान और अफगान के डेलीगेशंस में नहीं हो पा रहा, वो मुसल्लह ग्रुप्स की मुंतकली है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि जो 60 से 70 हज़ार के करीब टीटीपी जंगजू अफगान सूबों कुन्नड़, पख्तकिया, नंगरहार और खोस्त में मौजूद हैं, इन्हें बॉर्डर से दूर सेंट्रल या नॉर्दर्न अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए, मरकज़ में या शुमाल। इसके बाद इनकी निगरानी भी रखी जाए कि वो दोबारा बॉर्डर एरियाज़ में एक्टिव नहीं होंगे। अफगानिस्तान ये शर्त वही जो आपने एक फ्लूइडिटी बनाई थी, कोट अनकोट मुजाहिदीन के अक्रॉस बॉर्डर, वो बात है ना कि तेरा मेरा कुत्ता कुत्ता और तेरा कुत्ता टॉमी। तो कई ज़माने में तो आपको बड़ा वो हेल्प कर रही थी। अभी उड़ता तीर अब आपकी तरफ घूम के आया है, तो भाई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारो। पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारो। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बना के रखो, इंडिया से बना के रखो, ईरान से बना, सबसे लड़ाई है तुम्हारी। अंदर लड़ रहे हो, बलोचों से लड़ रहे हो, पश्तूनों से लड़ रहे हो, कश्मीर तुम्हारे एंटी हुए हुए, कश्मीरी जीबीएस हुए हुए। मतलब पाकिस्तान में पेट्रियट होने का, पाकिस्तानी होने का फिर यही निशानी है कि आप फिर पंजाबी सिंधी हो। मतलब अगर आपके एंसेस्टर्स धोती पहनते थे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप जो है वो पेट्रियट हो, अदरवाइज आप नहीं हो सकते पेट्रियट। तो ये हमें भी देखना चाहिए ना, कितना प्यारा, खूबसूरत, डाइवर्स, स्ट्रॉन्ग, कमाल, क्या मुल्क हो सकता है यार ये। मानने को तैयार है, लेकिन इसके लिए बकौल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगान तालिबान 10 अरब रुपए मांगते हैं। पाकिस्तान ये रकम ख्वाजा आसिफ, सीरियसली? पहले भी कुछ रकम इस सिलसिले में दी गई थी, लेकिन तालिबान इस मंसूबे की तकमील की गारंटी नहीं देते। वो ये भी नहीं लिख कर दे रहे कि हम इन मुसल्लह ग्रुप्स को दोबारा पाक अफगान बॉर्डर पर जमा नहीं होने देंगे।
शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल का पहले ही ऐलान कर दिया था और 2 दिन पहले एक बार फिर कर दिया कि पाकिस्तान पर हमले करने वालों को ठिकानों को हर सूरत ख़त्म किया जाएगा, खा वो अफगान तालिबान की मदद से किया जाए या पाकिस्तान को खुद करना पड़े अफगानिस्तान के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर के अल्फाज में अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी की सरपरस्ती नहीं छोड़ी तो खुली जंग हो सकती है। खुदा ना करे कि ऐसा हो। साथियों, आपको याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर इकोनॉमिक लेवरेज बहुत कम है, जबकि अफगानिस्तान को अपनी इकोनॉमी के 80% के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। पाकिस्तान से इसका ट्रेड वॉल्यूम 1 बिलियन से ज़्यादा का है और 2 बिलियन के करीब चीन की इन्वेस्टमेंट्स भी अगर साथ रख लें तो उसके साथ वॉल्यूम है। ऐसे में अफगान तालिबान के लिए इससे अच्छी ऑप्शन हो नहीं सकती कि वो चीन और पाकिस्तान के जेन्युइन कंसर्न्स को एड्रेस करे और अपनी स्टेबिलिटी के साथ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का भी ख्याल करे। वरना इंडिया को पाकिस्तान के मुकाबले में लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना और चाइनीज़ पर दबाव के लिए उनके इंजीनियर्स को गिरफ्तार करना, पाकिस्तान में उनका कत्ल करना, सब के लिए मसाइल लेकर आएगा। खुसूसन अफगानिस्तान के 4.5 बड़े क्यूट तरीके से उन्होंने कंक्लूजन में ड्रॉ कर दिया। 4 करोड़ आवाम सबसे ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते कि उनके मुस्तकबिल को एक दहशतगर्द तंजीम टीटीपी के लिए दाव पर लगा दिया जाए। बकौल सीनियर साफ़ी समी यूसुफजई वो अफगान तालिबान से पूछते हैं कि आखिर अफगान तालिबान आप चाहते क्या हैं? अपने ही अवाम के ख़िलाफ़ हालत जंग भी रखनी है, अपनी ही ख़वातीन के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़ जेंडर बेस्ड बदतरीन पॉलिसीज़ भी बनाना है, अफ़गान सियासतदानों और दुनिया के साथ महाजराई भी करनी है और अब अपने पुराने मोहसिन और हामी पाकिस्तान से भी झाड़ना है। आखिर इसका मकसद क्या है? पुराने मोहसिन और हामी भाई, कोई एक हो ना, आपका एक भटचीक एक बात कर रहा है, दूसरा दूसरी बात कर रहा है, आप एक बात करो ना। कभी तो आप कहते हो कि शुरू से ही साढ़े खिलाफ हैं ये, साढ़े नाल इनकी शुरू से दुश्मनी है, थे एक्सेप्ट भी नहीं किया। कभी मोहसिन और हामी एक रास्ता पकड़ो। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इक़्तिदार तो टीटीए ने ले लिया है मगर अफ़गान अवाम से सब कुछ छीन भी लिया है। अफ़गानिस्तान अब और अगर आप ये पिक्चर पेंट करना चाह रहे हो कि यार उन्होंने साढ़े नाल ते बहुत बुरा किया और असी हमेशा अच्छा कर दे रहे, दैट्स क्रिंज। anyone with an intelligence even slightly close to average would know that that's a cringe. मज़ीद जंग नहीं चाहता बल्कि अमन, तालीम और इज़्ज़त चाहता है। इनके मुताबिक अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान पर गुस्सा और शिकायत है मगर पाकिस्तान के साथ जंग टीटीपी की वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम अफ़गान कभी भी दोबारा 2001 जैसी सूरत हाल नहीं देखना चाहता, ना अलकायदा की वजह से देखना चाहता था और ना ही आज टीटीपी की वजह से। ये उनका समी यूसुफजई का मौक़िफ़ है और हम इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। पाकिस्तान से बहुत सी शिकायत अफ़गानिस्तान के लोगों को हैं जो बिल्कुल दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन टीटीपी की वजह से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की मुस्तकिल लड़ाई ये बहुत बड़ी नादानी है। क्यूरियस फेलोज फिर ये भी गौर करें कि अफ़गानिस्तान के पास टीटीए ने चीन के मुकाबले में अमेरिका की हमायत भी पूरी तरह खो रखी है। 5 साल पहले दोहा एग्रीमेंट में अमेरिका से किए गए तमाम वादे पुराने हो चुके, दोनों के लिए बेमानी हो चुके। अफ़गान तालिबान इस वादे पर अमल करने से मुकम्मल माजूर हो चुके हैं कि वो मुसल्लह ग्रोहों को रीग्रुपिंग नहीं करने देंगे। वो तो हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका को भी इस बात से कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता कि तालिबान मुआहदे की स्पिरिट के मुताबिक एक इंक्लूसिव अफ़गान गवर्नमेंट बनाते हैं या नहीं, या फिर इंसानी हकूक़ का, ख़वातीन की तालीम का, बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं या नहीं। अमेरिका को अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके उलट अमेरिका के पास इनके ऊपर यानी अफ़गान तालिबान पर बहुत बड़ी लेवरेज आज भी मौजूद है, जिसकी परेशानी अफ़गान तालिबान को बाहर सूरत होती है, और वो है इनके वो 9 अरब डॉलर्स जो अमेरिका और वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम्स में अमेरिका की वजह से फ्रीज कर दिए गए हैं। इस रकम में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है दोनों में, मगर अफ़गान तालिबान के हिसाब से वो 9.1 यूएस डॉलर्स बनते हैं, 9.1 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिनमें से 7.1 बिलियन डॉलर्स न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व्स में हैं और बाकी दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये उन्हें उसी वक्त मिलेंगे जब अमेरिका से अफ़गान तालिबान को नई डील अमेरिकन शराइत पर करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इन अफ़गान बिलियंस ऑफ डॉलर्स को टेक्निकली अफ़गान तालिबान हुकूमत से छीन लिया है। वो इस तरह के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने दौर में अफ़गान फंड्स को डिवाइड करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा जो 3.5 अरब डॉलर
$3.5 बिलियन था, इसे 9/11 के क्लेम्स के लिए उन्होंने रख लिया था और बाकी रकम अफगान सिविलियंस की मदद के लिए वक्फ कर दी थी। इस पर तब भी बहुत लेदे हुई थी, मगर आप जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका बिल्कुल। ने अफगान एसेट्स फ्रीज कर रखे, जो अब तभी इनको मिलेंगे जब अफगान तालिबान कोई नई ऐसी ऑफर करें या अमेरिकन ऑफर कबूल करें जो अमरीकियों के लिए बहुत ज़रूरी हो, अमरीकियों के मुंह में पानी ले। फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बाय द No वे, pun अमेरिका की intended. दूसरी लेवरेज इसके अलावा ये भी है कि वो बतौर फर्स्ट सुपर पावर अफगान गवर्नमेंट को, अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर लें। लेकिन इसके लिए भी अफगान तालिबान ही को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिसके लिए इनकी हुकूमत और इनका जंगजू माइंडसेट फिलहाल तैयार नहीं, क्योंकि आजकल अमेरिकन डिमांड्स बगराम एयर बेस को वापस लेने से शुरू हो रही हैं, आप जानते हैं, और इसके लिए अफगान तालिबान कभी तैयार नहीं होंगे। क्यों तैयार हो? क्यों तैयार हो? क्यों बेगैरत बने? दुनिया में कोई भी मुल्क क्यों बेगैरत बने कि आओ हमारी बेसिस को, आपके मुफाद को ये सर्व करता है तो आ जाओ, हम आपके लिए कोडे हो जाते हैं। क्यों करें? इसके बाद दोस्तों, अफगान तालिबान अगर समझते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी देने के काबिल है, तो ये भी अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, क्योंकि इंडिया का वाहिद इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ फिलहाल यही है कि वो पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट पर भी मसरूफ रखने के लिए बिल्कुल अफगान ऐसे ही तालिबान की ये ईगोज दिस को इज इस्तेमाल ट्रू। करें, जिसे कि वो चंद मिलियन डॉलर्स देकर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वरना तो इंडिया की सेंट्रल एशियन ट्रेड पाकिस्तान रूट खुलने के बाद ही अफगानिस्तान के रास्ते से हो सकेगी, इसके अलावा तो ज़मीनी रास्ता कोई और है नहीं। अगर अफगानिस्तान का ख्याल है कि इंडिया समंदर के रास्ते पहले अपनी प्रोडक्ट्स ईरान ले जाएगा और फिर अफगानिस्तान के रास्ते नॉर्थ में सप्लाई करेगा सेंट्रल एशिया में, तो ये ख्याल अस्तो बहाल अस्तो जुनू अस्त। तुमने फारसी की, जब तुम लोगों ने कोई पोएटिक वो बनाना होता है तो तुम वही जबान बोलते हो जो इसी खित्ते के लोग तुम्हारे लिए लेके आए थे, फारसी, जो जिसकी तुमने अभी माँ बहन डांट सब कुछ वो कर दिए। बट खैर, ऑन अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या बहुत महंगा पड़ेगा? इतना बड़ा डिफरेंस होगा इस ट्रेड में क्या, अगर वो पानी के थ्रू ईरान और ईरान से अफगानिस्तान और नॉर्थ की तरफ लेके जाते हैं? ये भी नामुमकिन है, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान की निस्बत कहीं स्टेबल और काबिल भरोसा मुल्क है इंडिया के लिए। हाल ही में अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन एक तवील विजिट किया और फिर पाकिस्तान के दरिया रोकने की भी वापस आकर धमकी दी। कहा गया कि काबुल पर डैम बनाएंगे, पाकिस्तान के दरिया सुखाएंगे। सवाल यह है कि इसके लिए रकम कौन देगा, क्योंकि डैम बनाने के लिए जितनी बड़ी रकम चाहिए वो अफगानिस्तान के पास तो है नहीं, ना वो सलाहियत है, और इंडिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हरगिज़ नहीं करेगा, खुसूसन ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके मुकम्मल होने की भी उसे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर इंडियन पार्टनरशिप से कोई भी डैम बनना शुरू हो गया जिससे पाकिस्तान का पानी बंद हो, तो पाकिस्तान के लिए इसे सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर रोकना, इसको गिराना आसान होगा मकबूजा कश्मीर की निस्बत। फिर इंडिया भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हरगिज़ नहीं करेगा जहां नंबर 1 गवर्नमेंट का, हुकूमत का कोई पता ये तो नहीं वक्त बताएगा। और नंबर 2 जहां अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकिन it makes sense what he's saying. हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में डैम्स पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर कोई रियल टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वो चाइना है या फिर अमेरिका है। लेकिन इन दोनों की कंडीशंस हम आपके सामने रख चुके हैं जिन पर अफगान तालिबान मुत्तफिक नहीं हो रहे। चाइना की कंडीशन में तो आपने बोंगी मारी है कि चाइनीज कह रहे हैं कि यार आप अपनी औरतों को पढ़ाना स्टार्ट करो, पता है ये नहीं किया तो हम जो है ना वो हम ना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मुख्तसर ये कि अफगानिस्तान पर हुक्मरान अफगान तालिबान के लिए इससे रीजनेबल और जस्टिस और इंसाफ पर मबनी कोई रास्ता नहीं कि वो चीन और पाकिस्तान के मुतालबे कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए इसे तस्लीम कर लें, या फिर इन ममालिक को खामोशी से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ, उनके अड्डों के खिलाफ एक्शंस लेने दें, रास्ते की रुकावट ना बने, क्योंकि ये दोनों बड़े मुल्क और खित्ते की दूसरी ताकतें भी अफगानिस्तान में बहरहाल एक स्टेबल गवर्नमेंट देखना चाहती हैं जो किसी दूसरे मुल्क या इलाके या पार्टी के लिए थ्रेट ना हो। कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शायद रजीम चेंज करना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान और चीन दोनों नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पाकिस्तान ने आज तक ये कभी किया ही नहीं है वहाँ पे, आज कैसे कर सकते हैं? ये कौन ऐसे बेवकूफ़ बोंगे लोग हैं, नॉटी ऐसी बातें करते हैं? को इसका कोई फायदा नहीं कि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बदल दी जाए।
क्योंकि रजीम चेंज का कोई भी फार्मूला अफगानिस्तान मजे की बात ये है कि पहले ये सारे इंटेलेक्चुअल बोल रहे थे इस 80 पता नहीं की गेम खेली, ये देखो तालिबान उत्ते ले आए हैं, तालिबान अभी पावर में, हाँ बस हमारी गवर्नमेंट आ गई है वहां। तो मैं उस टाइम से कहता होता था भाई यू डू नॉट अंडरस्टैंड, ये प्रॉब्लम ही पाकिस्तान प्रॉपर का, बेसिकली तख्ते लाहौर का ये है कि तख्ते पंजाबिस्तान का, कि इनको उनकी मेंटालिटी खुरासानियों की समझ नहीं आती है। आप अटक से क्रॉस करो, ये पश्तून कंटिन्यूम KPK का, नीचे बलोच पश्तून कंटिन्यूम में जाओ, इनको नहीं पता होता कि लोग यहाँ पे कैसे सोच रहे होते हैं। मैंने तब कहा था भाई तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रो गवर्नमेंट होगी, कभी भी प्रो नहीं होगी, ये रुख करेंगे तुम्हारी तरफ। और मैं कहता था कि रुख इस वजह से करेंगे कि वो जो आपकी ड्यूरेंट लाइन वाला मसला है ना, जिसको इतने अरसे तक इन्होंने नहीं किया एक्सेप्ट, नहीं छोड़ेंगे रुख कर। आए यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तुम लोग अभी तक उनसे तनख्वाह से ज़्यादा काम कर रहे हो। मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि भाई वो कहाँ से दुनिया कहाँ पहुंच गई है, इनके साथ क्या क्या हुआ, हमने कितना वो किया, तुम लोग ड्यूरेंट लाइन करो। भाई तुम लोगों को मेंटालिटी नहीं समझ आती ना उन लोगों की, नहीं माने। अभी तक पाकिस्तानी साइड पे ड्यूरेंट लाइन के जो ईस्टर्न साइड पे जो पाकिस्तानी पश्तून फाटा का बैठा हुआ है, एक्स फाटा का बैठा हुआ है, ठीक है, नीचे तक, वो नीचे नीचे तुबा चकजई चमन तक, ठीक है, वो नहीं माने पाकिस्तान को। उनके साथ बैठो, आराम से बात करो, थोड़ी सी उसमें रिलैक्स करो। हम कहते हैं ऐसे बात करनी यार, आखिर मुझे खून अफगान नहीं ऐसे पमुशबान दे मसले जोड़े एक्सेट्रा का ना, तो वो अभी तक यही बात करते हैं। हाँ आप पेशावरी पश्तून इसके आसपास पे इन पे आ जाओ, तो उनमें फिर आपको इवन हेट्रेड भी नजर आता है। वो फिर आप सिस्टमेटिकली पाकिस्तानियों ने ये काम किया है पूरा। लेकिन उधर भी हिस्टोरिकली आप देखें बादशाह खान कहाँ से 410 से उठा था, खिलाफ था पश्तून कंटिन्यूम के अंदर मिलने में। वो भी ड्यूरेंट लाइन को से एक्सेप्ट नहीं करते थे इनिशियली, जब बन गया उन्होंने कहा चलो फिर अब आप लेकिन उसमें भी बादशाह खान की स्टेटमेंट है कि यू हैव थ्रोन पश्तून्स टू द वुल्व्स। तो ये बात आप जो है ना इनको लेट समझ आइए कि यार उत्थे जो है ना अपना स्टार प्लस स्टार उत्सव करके ये गवर्नमेंट चेंज करो, कोई फायदा नहीं। वो बड़े बेसिक्स पे आके लड़ते हैं। पश्तून कंटिन्यूम, पश्तून हेवाद, तो पता नहीं उसका क्या हाल है। पॉलिटिकल हाल ही होगा, जंग नहीं हो सकती। को एक और तवील तरीन खाना जंगी की तरफ धकेल देगा, जो कि इससे बड़ा क्याओस होगा। और पाकिस्तान या चाइना कोई भी इतना बड़ा क्याओस नहीं चाहता। फिर ये भी जहन में रखें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान से कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहा जो कोई भी मुल्क अपने हमसाए से फितरी तौर पर कर सकता है, जो रीजनेबल है कि इसके मुल्क में हमारे यहाँ दहशतगर्द हमले करने वाले नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उन्हें रोका जाए या मारा जाए। इसलिए हमारे ख्याल में इस सारे इशू की पुरअमन चाबी, इसको हल करने की कुंजी जिस जगह पर है वो कंधार है। अगर अफगान तालिबान के अमीर और मुर्शिद-ए-आम अख़ुंज़ादा मुल्ला अब्दुल्ला अपने ख़यालात तब्दील कर लें, या इनकी जगह कोई रिफॉर्मिस्ट मुल्ला जदीद दुनिया से मिलकर चलने वाला रिफॉर्मिस्ट मुल्ला जदीद दुनिया से मिलकर चलने वाला जो हम सोच रहे हैं वैसे सोचने वाला कोई मुल्ला अमीर अफगान तालिबान का आ जाए तो शायद सूरत हाल बदल जाए। गुड लक विद दैट। अटैक्स पाकिस्तान पर होते रहेंगे, दोनों के ताल्लुकात ख़राब होंगे और 4.5 करोड़ अफगान शहरी और 7 करोड़ पाक अफगान बॉर्डर पर रहने वाले पाकिस्तानी अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब से दूर रहेंगे, मुस्तकिल ख़तरे में रहेंगे। 2 हफ्तों से आप जानते हैं कि मुस्तकिल ख़तरे में रहेंगे यार। पिछले 70 साल से वो इतने महफूज हैं। कुरम एजेंसी में तो कभी हंड्रेड्स की तादाद में लोग ज़िबा ही नहीं हुए। औरंगज़ेब एजेंसी में तो कभी ड्रोन अटैक ही नहीं हुए। खैबर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। वज़ीरिस्तान में कभी कोई बमबारियाँ नहीं हुई हैं और लोगों के पूरे गांव ख़ानदान कुंबे फ्लैट नहीं हुए। शिट यार, ये तो अब तो बहुत गलत जगह पे हम जा रहे हैं, बहुत ही बुरे टाइम्स में जा रहे हैं। शिट, ओह माय गॉड। अब वो मुसलसल खौफ में रहेंगे। जो पहली वाली पीस थी 70-75 साल की, 76 साल की, वो ख़त्म होने वाली है। डैम। गुलाम खान, अंगूर अड्डा और चमन बॉर्डर्स बंद हैं, तिजारत बंद है।
दोनों मुल्कों के करोड़ों लोग ये डिज़र्व नहीं करते कि इंसानों के कातिल एक कल अदम ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन सब को यरगमाल बनाया जाए, इनकी ज़िंदगियों से खेला जाए। अफ़गानिस्तान दोस्तों एक तारीख़ी जोग्राफ़िया रखने वाला मुल्क है, जहाँ सिकंदर आज़म से आज तक मुख्तलिफ़ हमलावर आते रहे हैं और यहाँ से भी हमलावर हमसाया रियासतों पर हमला करने के लिए जाते रहे हैं, लश्करकशी होती रही है। अफ़गानिस्तान की पुरपेच तारीख़ जिसमें, by the way, dare I mention, there was a qafla which started from Afghanistan, Kabul, which wanted to liberate Hindu-occupied Kashmir. And the Kashmir that we have, the Azad Kashmir, the Azad in the Azad Kashmir that we have, is because of these people. वो पश्तून कंटिन्यूम था, वहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। इधर से मसूद बॉयज तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, ऊपर से फरीदियों ने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा हम भी आते हैं, बढ़ गए। खैर 4000 साल आप यहाँ देख सकते हैं। और ये रही उन 100 किताबों पर हमारी मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री सीरीज, जिन्हें एक बार आपको ज़िंदगी में ज़रूर देखना चाहिए। अच्छी बातें करता है बंदा, थोड़ा सा अगर दोनों पर्सपेक्टिव्स लाना स्टार्ट कर दे। मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ, ये जितने जर्नलिस्ट हैं ना, पंजाबी जर्नलिस्ट जितने, उनको उठाओ और उनको उठा के ना कम अज कम पाकिस्तान एक 6-7 साल का अरसा जो है ना, वो पश्तून बलोच कंटिन्यू में रखो, वो उठे बैठे, उनको पता चले लोग सोचते कैसे हैं, क्या कल्चर है यहाँ पे, क्या माइंड सेट है, क्या अतवार है, क्या खूबसूरती है इधर की और क्या कमी है इधर की, ताकि वो इस तरह के वन साइडेड हो, उधर के भी लोगों को इधर आए फजूल हेट करने के बजाय कि सारे ये होती है, ऐसे ठप्पा लगा दिया, रिलीजन आपको क्या बता रहा है और आपने ठप्पा लगा। तो ये एजुकेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता था अगर कोई इस तरह का सरकारी स्कूलों के अंदर सिस्टम होता कि भाई इतना कोटा है, पंजाब के जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें ये कोटा है, ये आके बलोच, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तानी ये लोग वो करेंगे, ताकि आपस में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जैसे एक सेक्टेरियन मसले जो हैं, जो रहे हैं अभी भी काफ़ी हद तक उनके अंदर है। अब वो बाकी बातें समझ गए हैं कि यार इस तरह से लड़ना जो है वो हमें नहीं, किसी और को हेल्प करता है, लेकिन फिर भी वो जो हेट्रेड है ना, उसका मैं यही कहता था, इनको शुरू से इनकी अलग-अलग कॉलोनी नहीं, इनको इकट्ठा रखो, ऐसे जिससे बचपन से जिसके साथ बड़े हुए उसको मारेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ पे जो इलाके हैं उधर इस तरह रहे वो नहीं न्यूट्रलाइज हो जाए ना, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये अगर करते ना, तो तब भी शायद अकल हमारी हमारे हमारे जर्नलिस्ट के अंदर होती है। एक जो नैरेटिव है, स्टेट नैरेटिव है, जितने भी स्टेट नैरेटिव्स रहे हैं उनमें क्रिंज ना होती। आप यहाँ पे से अंदाजा लगाओ वो क्या मिली नगमा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, सिंधी हम, बलोची हम, अब इधर ही रुक जाओ। एक स्टेट को ये नहीं पता कि उसके सबसे बड़े सूबे के एथनिक ग्रुप का नाम क्या है, उसको बलोची क्या है, बलोच क्या है, जिसपे वो गुस्सा होते हैं, वो माइंड करते हैं, व्हाई आर यू कॉलिंग अस बलोची। सिंधी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम, पठान अगेन इंडियन एक वर्ड यूज होता है। तो खैर, अल्लाह हाफिज, लिटरली एंड मेटाफोरिकली।